कराची ले चलेंगे जहां वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। वो काबिले दीद है। मैं खुसूसी तौर पर उसका क्रेडिट दूंगा फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, उनको, उनकी पूरी टीम को, हमारे मुल्क के तमाम इदारे, इसमें जिसने पार्टिसिपेट किया, हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने भी इसमें अच्छी तरह पार्टिसिपेट किया, हमारी पाक फ़ौज ने ख़ास तौर पर उस पर अच्छे तरीके से अपना रोल प्ले किया। सब ने अनथक मेहनत के साथ जो है मुश्तरका तौर पर खुसूसी तौर पर भारत की तरफ से मुकम्मल कोशिश थी कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ना निकले, लेकिन जो भी अनथक मेहनतें थी हमारी पूरी कौम बनकर सबने उसमें कोशिश की, उसमें पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। इसमें जितने भी पॉइंट्स थे उसको एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से एड्रेस किया गया और तमाम उन शराइत को यकीनी बनाते हुए वो सारे जो कंडीशंस थी उसको हुकूमत ने एक अच्छे तरीके से उसको पाए तकमील तक पहुंचाया। दूसरा कल के लिए एक बहुत ही अहम दिन ये था कि एक बहुत बड़े मुनाफिक के चेहरे से कल पर्दा हट गया। वो मुनाफिक शख्स जो अपने जलसों में मुखालफिन पे हमेशा चोर और डाकू के इल्ज़ामात लगाता था, अल्लाह ताला की कुदरत है, परवरदिगार ने इसी दुनिया में दिखाता है और वो चीज़ कल साबित हुई कि इमरान खान कल नाअहल हुए, नालायक पहले साबित हो चुके थे और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इमरान खान करप्ट प्रैक्टिसेस में मुब्तला हैं, करप्शन में वो इन्वॉल्व हैं और करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से इमरान खान को कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल करार दिया। ये वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसके सरबराह को इमरान खान ने खुद मुकर्रर किया और इमरान खान का वो वीडियो क्लिप और वो टीवी टॉक मौजूद है जिसमें इलेक्शन कमीशन के इसी सरबराह की इमरान खान साहब तारीफ करते हुए नजर आए और पूरी कौम ने देखा कि ये शख्स जिसकी पहले तारीफ कर रहा था और जब इसका केस उसके पास गया तो उसने उसके खिलाफ स्कैंडल शुरू कर दिए, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दी, क्योंकि उसको पता था कि वो बंदा, वो शख्स ईमानदार है, जानतदार है और मेरिट पे काम करता है। और तमाम मेंबरान ने एक आवाज बनकर मेरिट पे एक ही राय दी कि इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे। तो जो साकिब निसार साहब के दौर में उसको एक जाली सर्टिफिकेट मिला था, कल उस जाली सर्टिफिकेट का पोल भी खुल गया। कल वो पोल खुल गए कि ये शख्स कितना झूठा है, कितना मक्कार है। सवालात इमरान खान पर बहुत उठते हैं और कल के फैसले के बाद अब उस पर कोर्ट में कार्रवाई भी होगी और वो कार्रवाई होगी कि इमरान खान ने पहले तो वो तहाइफ छुपाए, कहीं डिक्लेयर नहीं किए, किसी अपने गोशवारे में डिक्लेयर नहीं किए, फिर उनको जो सरकार के मुकर्रर रेट्स हैं उससे भी कम में हासिल किया, फिर उनको बेचा। लेकिन एक और सवाल ये भी होता है कि जो भी करोड़ों रुपए इमरान खान ने उसके भरे वो कहां से आए, क्योंकि इमरान खान का अपने जितने भी एसेट्स थे, जो भी उसका प्रोफार्मा वो जमा कराता है, उसमें उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि उन पैसों से वो ताइफ, वो महंगे कीमती ताइफ खरीद सकता। लेकिन इस शख्स ने वो पैसे कहाँ से लाया, किससे लिए, और कहीं पे उसने किसी गोशवारे में ये नहीं जाहिर किया कि ये मेरे ऊपर लायबिलिटी है, मैंने किसी उधार लिए। क्योंकि गोशवारों में जो आपके पास एसेट्स होते हैं वो भी आप दिखाते हो और आप पे जो लायबिलिटीज होती हैं वो भी दिखाते हो, इसलिए वो भी नहीं दिखाई। तो ये भी माजी के स्कैंडल्स की तरह इस स्कैंडल की भी वसीतर पैमाने पे इंक्वायरी होनी चाहिए
कि वो झूठा मकार शख्स जो सारे मुखालफिन पर इल्ज़ाम लगाता था, और अल्लाह ताला ने उसको इसी दुनिया में हर इल्ज़ाम इसके ऊपर साबित करके दिखाया कि नाअहल भी है, ये नालायक भी है, ये झूठा भी है, ये फरेबी भी है, और इसने कौम के साथ सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला और कौम को सिर्फ और सिर्फ इसने झूठी बातें बताई। तो इस फैसले के बाद पीटीआई के साबिक सरबराह इमरान खान ना ही उस पार्टी के अब रुकन रहे हैं, ना ही उस पार्टी के सरबराह रहे हैं, और ये साबिक एमएनए साहब अब नाअहल हो चुके हैं। अब सवाल ये जरूर पैदा होता है कि क्या इसके साथ अब मजीद ट्रीटमेंट उसी तरीके से होगी जैसे बाकी लोगों के साथ की जाती है इस मुल्क में, या इमरान खान के साथ आज भी लाडले वाली ट्रीटमेंट होगी? क्योंकि कल के फैसले के बाद पूरे पाकिस्तान में इन्होंने जो भी मुजाहरे किए, किसी भी मुजाहरे में 300-400 से ज्यादा या 200 से ज्यादा आदमी आपको नजर नहीं आएंगे। कोई एक मुजाहरा दिखा दे जहां पे 500 से ज्यादा आदमी हो पूरे पाकिस्तान में, तो लोगों की भी आंखें खुलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो कल मुजाहरों में तशद्दुद किया गया, जो फायरिंगें की गई, जो जलाओ घेराव किया गया, जिस तरह टायर जलाए गए, जिस तरह पुरतशद्दुद मुजाहरे किए गए, क्या इसकी ट्रीटमेंट सिर्फ दरगुजर करना है या माफी देना है? अगर ये जायज था जो कल सड़कों पे तमाशा किया गया, जो लोगों के साथ जो सलूक किया गया, तो फिर इसको कानून पर अलाउ कर दिया जाए। जिसकी मर्जी आए, जिसको कोई चीज पसंद आए ना आए, आप रोड ब्लॉक कर दें, लोगों को तकलीफ में डाल दें, लोग एम्बुलेंसेस लोगों की रुक गई, लोगों को जहां जहां जाना पड़ा वहां लोगों को तकलीफ हुई, ये सबके लिए अलाउ कर दें अगर ये जायज। अगर ये नाजायज है तो जो कानून में सख्त कार्रवाई किसी आम शख्स के लिए रखी गई है वही कार्रवाई इसके लिए भी होनी चाहिए। एक और बात कि कल के इन वाकयात में जो जो लोग मुलव्वस नजर आए वो भी सबके सामने है, लेकिन एक चीज तो बिल्कुल जाहिर लग रही है कि आज भी पीटीआई को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है, इमरान खान को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है। आप पिछले 1-1.5 माह की इमरान खान की मूवमेंट देख लें, किसी कोर्ट में जाता है तो उसके गार्ड्स कभी बैरियर हटा रहे हैं, आप लोगों ने वीडियोस पता नहीं देखी है नहीं देखी है, जबरदस्ती बैरियर हटा रहे हैं। कल भी इनके रहनुमा इलेक्शन कमीशन की गेट फलांग के जा रहे हैं, पुलिस वाले उनको रोक रहे हैं, वो रुक नहीं रहे। इनके फॉरेन मिनिस्टर साबिका शाह महमूद कुरैशी कभी पुलिस वालों से लड़ रहे हैं और तू में कर रहे हैं। मतलब किसी भी कानूनी मुल्क में जहां कानून लागू होता है, जहां रूल ऑफ लॉ होता है, उस तरह इन लोगों के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट आज तक जारी है। एक और बात जो कल ये इमरान खान ने खिताब में कहा कि जी मैं जा रहा हूं कोर्ट में अपील के लिए, क्या जितने कोर्ट में बाकी चीजों में फैसलों में टाइम लगता है उतना ही टाइम लगेगा या इसके लिए बहुत जल्दी में फैसले आएंगे? और क्या वो फैसले जिस तरह बाकी सियासी लीडरों के लिए आए हैं उसी तरह होंगे या इसके लिए फिर इसको स्पेशल ट्रीटमेंट या लाडले वाला कोई बर्ताव रखा जाएगा? और ये पहला वाकयात नहीं है, इलेक्शन कमीशनों ने पाकिस्तान में बहुत सारे सियासी रहनुमाओं को नाअहल करार दिया है, बहुत सारे सियासतदानों के नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो रद्द हुए हैं, बहुत सारे सियासतदानों को पाकिस्तान में जो है वो इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी गई है, वो इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान नहीं दी है। ये जो कल हम टीवी पे सुन रहे थे, पीटीआई के वकला जो फरमा रहे थे कि जी इलेक्शन कमीशन को सजा देने का कोई इख्तियार नहीं है, मैं खुल के ये बात कहता हूं कि मैं किसी भी तबसरे पे बैठने के लिए तैयार हूं। मैं ये भी बता सकता हूं कि कितने पीपुल्स पार्टी के रहनुमाओं को 2018 के इलेक्शन में उनके फॉर्म रद्द किए गए, इलेक्शन कमीशन ने उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी, आरओज ने उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी, डीआरओज ने नहीं दी, हाई कोर्ट्स ने जो है उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी, बोला जी आपने ये झूठ बोला, आपने फलां झूठ बोला। और वही फॉर्म्स जब इमरान खान के लिए जाते हैं अदालतों में तो फिर काफी कोर्ट्स कह देती हैं कि ये उनका पर्सनल मैटर है, ये उनका जाती जिंदगी है। ये कैसे इस मुल्क में हो सकता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए कानून दूसरा हो और इमरान खान के लिए कानून दूसरा हो? या तो कानून में अगर तब्दीली करनी है कानून में तब्दीली कर लें आप,
अगर इमरान खान को कोई आप रिलीफ देना चाहते हैं, अगर इमरान खान आज भी लाडला है तो कानून में तब्दीली कर दें ताकि इमरान खान को कोई नुकसान ना पहुंचे, उसकी सियासत को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन यह नहीं हो सकता और यह मजीद इस तरह अब नहीं देखा जाएगा कि सिर्फ इमरान खान के लिए तमाम कानून में नरमियां और बाकी लोगों के लिए दूसरा सुलूक। हमने देखा कि इस मुल्क का सबसे पुराने में पुराना केस, इस मुल्क में सबसे बड़े में बड़ी ज्यादती, इस मुल्क के आइन के खालिक का केस, इस मुल्क को एटमी ताकत देने वाले का केस, इस मुल्क को जमहूरियत देने वाले का केस, इस मुल्क की आवाम को आवाज देने वाले का केस, इस मुल्क को 90,000 कैदी छुड़वाने वाले का केस, सबसे बड़ी गैर कानूनी तरीके से जिसे हम अदालती कत्ल आज भी कहते हैं, वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का मुकदमा है। और जब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बने तो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस दायर किया कि जी इसका फैसला करें। उस रेफरेंस के मोहरकात सबके सामने हैं कि क्या वो सजा जो दी गई थी, जिसको आज भी मैंने टीवी पे देखा है कि फाजिल जज साहब किसी कॉन्फ्रेंस में उस पूरे केस पे डिस्कशन कर रहे थे, वो केस आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो क्या बाकी मुकदमों के लिए टाइम है? अगर पंजाब में परवेज इलाही इलेक्शन हार जाता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इससे पहले चंद दिन पहले के फैसले की नजर में वो बिल्कुल सही इलेक्शन का प्रोसेस होता है, तो रातों रात अदालतें खुल जाती हैं और जीते हुए कैंडिडेट को डिक्लेयर किया जाता है कि वो हार गया और परवेज इलाही के जो वोट माने जाते हैं। ये हमने रातों रात तो तमाशे देखे हैं। With over 1/3 of Pakistan's land underwater, more than 33 million people affected, over 1 million homes damaged, and over 500,000 people forced to move to relief camps. Climate-induced floods have resulted in losses estimated at $40 billion. With the Prime Minister of Pakistan leading from the front, the government of Pakistan has undertaken extensive operations for relief, recovery and rehabilitation in the flood-affected areas. We are grateful to the international community, in particular OIC countries, for their invaluable contributions to the flood relief efforts. I would like to specially highlight extensive and multi-pronged assistance given by the Republic of Turkey under the President Erdogan's leadership. The catastrophic floods in Pakistan are a perfect example of the climate injustice many countries face today. Many member states of OIC like Pakistan and Nigeria recently are amongst the most climate vulnerable countries in the world, even though our carbon emissions are negligible. Media in the OIC member states has a responsibility to highlight and underscore the importance of urgent, unified and decisive action by the international community to combat climate change and enhance climate financing, geared to building the necessary resilience, especially in vulnerable development countries. Ladies and gentlemen, the abhorrent phenomena of Islamophobia is not abating. Personal choices and fundamental freedoms are being constrained by denying religio-cultural symbols of faith. In our region, South Asia, hate speech and hate crimes against Muslims remain a source of increasing concern. Despite our efforts to the contrary, there has been a constant rise manifested in mob lynching, pre-planned communal riots, and negative portrayal in electronic and social media in India. We must intensify our efforts to combat Islamophobia. As representative of the collective aspirations of Muslim Ummah, OIC is uniquely poised to lead this endeavor and must throw its full political and economic weight and clout in protecting the fundamental rights of Muslims and interests of Muslim minorities across
the globe. In this respect, let me put forward a few observations and recommendations. Information colonialism has to be fought, and a new independent information regime has to be established. It is the deliberate use of instruments of information control that define perceptions about Islam and Muslims. Many Muslim countries now have independent media which has made inroads into people's mind about stereotyped image of Islam. But more needs to be done in terms of creating information synergies among the Muslim states. The Muslim states also have to look within and tackle those currents and trends at home that feed misperceptions about Islam and the Muslim societies. More democracy, more public participation, more inclusivity, and focus on freedom of speech that is culturally sensitive and internationally projectable should be our goal to tackle the motivated misrepresentation. We must fight fake news with real news, fight bots with real people's aspirations, and fight trolls with genuine polls. Laws are needed to identify and prosecute promoters of hate and deception. However, we must continue to uphold basic freedoms. We must capitalize on the momentum generated by the adoption of UN General Assembly resolution designating 15th March as International Day to Combat Islamophobia. We request the OIC Secretary General and the Chair to accord priority to appointment of a special envoy on Islamophobia as mandated by the Council of Foreign Ministers resolution in Islamabad. Formation of an OIC-led panel of experts would be useful to advise the OIC in dealing with incidents of Islamophobia as well as providing the support to the victims of Islamophobia in the evolving landscape of cyberspace. Excellencies, Pakistan pays tribute to the steadfastness of the Kashmiri and Palestinian people and calls upon the media in member states to continue providing maximum coverage to the suffering and brave struggle of the Kashmiri and Palestinian people who continue to face relentless aggression and violations of basic rights at the hands of Indian and Israeli occupation forces. Media in the OIC geography must accord priority to highlighting the systematic violations and transgressions and inform as well as educate the world on the reality and the magnitude of ensuing human rights and humanitarian crisis in occupied territories. On its part, Pakistan has been consistently leading peace efforts in the region from the front. We hope that Pakistan's efforts for durable peace and long-term development in the region will be reciprocated. Ladies and gentlemen, the OIC members must also coordinate their efforts to use wide-ranging media tools and options for showcasing true image of Islam and its teaching, propagation of tolerance and peaceful coexistence, and rejection of extremism and terrorism. In this regard, I would like to put forward the following recommendations to this August House. We will establish strategic partnerships among media organizations in the OIC member states. We should establish joint Islamic media action institutions for propagation of Islamic values, like tolerance, and for the protection of disinformation in the true spirit of Islamic solidarity. Department of Information of the OIC General Secretariat should lead collective efforts to counter disinformation and Islamophobia. It can select journalists from the member states and organize exchange visits, field trips to Jammu and Kashmir and Palestine with a view to facilitating investigative journalism with factual reporting by respective media outlets. OIC should institutionalize tangible targets for culture and media exchange. We can also utilize the huge potential of spring tourism to enhance mutual understanding of our religion, people, and cultures amongst OIC member states. Finally, we should establish a working group
on disinformation, misinformation, and Islamophobia in the age of social media and cyberspace. The working group will work in an intersessional mode with the objective of sharing experiences, lesson learned, and case studies. The platform could also be used for standard setting by utilizing best practices and legislation across the OIC member states. Pakistan offers to host the first meeting of the working group as recommended above. I would like to conclude by saying that I am confident that constructive deliberations during this session will contribute meaningfully to our collective effort to counter disinformation and Islamophobia and enhance our mutual cooperation to ensure we can squarely and effectively address these challenges. I thank you all. फेक न्यूज का सद्य सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह से उसको रिलीफ मिल रहा है। और हम वो कहते हैं कि जी आप हाल का सामना है, जिसके लिए जो एक साबिक सरबराह कहते थे कि हम केस देखते हैं, फेस नहीं देखते, तो आप केसेस को देखें, जुर्म को देखें, जुर्म कौन कर रहा है ये ना देखें। और हर मुल्क में, हर तरक्की याफ्ता मुल्क में, हर मुल्क में जहां पे नाफिज होता है वहां पे केसेस को देखा जाता है, फेसेस को नहीं देखा जाता। लेकिन इमरान खान के और पीटीआई के केस में आप देखें तो यहां पे सिर्फ फेस देखे जा रहे हैं, केस नहीं देखे जा रहे हैं। शजीद साहब, कल शाह फैसल पे जो एहतजाज की रैली निकली, एम्बुलेंसेस फंसी हुई थी, फिर इलेक्शन कमीशन तक जो कुछ हुआ, रोड जैम थे, लेकिन एक भी केस जो है वो दाखिल नहीं हुआ। आज फिर आईजी ऑफिस के सामने एहतजाज का ऐलान किया है पीटीआई वालों ने, क्या कैसे? देखिए जी, मैं वार्निंग देता हूं सिंध हुकूमत की तरफ से कि जहां पे कानून को हाथ में लिया गया, जहां पे एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया गया, आम पब्लिक को रास्ता नहीं दिया गया, रोड ब्लॉक की गई, वहां पे सिंध हुकूमत सख्त कार्रवाई करेगी, कानून के दायरे में रहकर करेगी, जो हमारा कानून कहता है उसके दायरे के रहकर करेगी, और उसमें जो भी सख्त कार्रवाई होगी वो सिंध हुकूमत अपना और सिंध पुलिस अपना एक्शन जरूर लेगी। शहीद साहब, आप बड़े बसीरत वाले और सीनियर सियासतदान हैं, तारीख का थोड़ा मुताला भी आपने किया होगा। तो आपने जब हिस्ट्री पढ़ी होगी तो जो भी लीडर जब इंतहा पे किसी तहरीक को ले जाता है, मसलन हिटलर ले गया था, वो हिटलर जब दुनिया पे कब्जे का ख्वाब उसका चकनाचूर हुआ तो उसने खुद को गोली मार दी। अब इमरान खान का जो इंतहा पे तहरीक अब कल जिस तरह हुआ तो डिक्लाइन की तरफ जा रही है, तो क्या इमरान खान हिटलर की तरह खुद को गोली मारेगा या कोई और रास्ता है? आप सीनियर सियासतदान के क्षेत्र से क्या मशवरा देंगे? उसके बाद अब रास्ता कौन सा बचा है? देखिए जी, मैं कभी नहीं चाहूँगा, जिस तरह अरबाब चांडू साहब आपने कहा कि इमरान खान खुद को गोली मारेगा, मैं ऐसी बात नहीं कर सकता। मैं ये कहूँगा कि अल्लाह उसको भी बड़ी उम्र दे। हाँ, हम हमारी सियासत में हम दुश्मनियाँ नहीं पालते, हम सियासत में कहते हैं जी मुखालफत होनी चाहिए। इमरान खान ने सियासत में मुखालफतों को दुश्मनियों में तब्दील किया। इमरान खान ने किसी चीज़ का लिहाज नहीं किया, उसने लोगों की अपने मुखालफों की फैमिलीज़ को जेलों तक डाला। ख़वातीन की हमारे मुआशरे में, हमारे पाकिस्तान में, हमारे कल्चर में बड़ा एहतराम और इज्जत की नज़र। वज़ीर इत्तला सिंध शरजील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं।